अगर हम किसी बिल्कुल शांत तालाब के बारे में सोचें और उसमें एक पत्थर फेंकें, तो वो जो गोल गोल लहरें बनती है ना पानी की सतह पर, एक के बाद एक बाहर की तरफ एकदम परफेक्ट पैटर्न में बढ़ती हुई, उन्हें देखना कितना फैसिनेटिंग होता है। बिल्कुल। वो एक बहुत ही सिमेट्रिक और प्रिडिक्ट करने लायक पैटर्न होता है। लेकिन सोचिए, अगर उसी तालाब में एक ही वक्त में 2, 3 या मान लीजिए 4 अलग अलग जगह पत्थर फेंक दिए जाएं, तब क्या होगा? तब तो वो लहरें आपस में टकराएंगी और वो जो एकदम क्लियर पैटर्न था, वो अचानक से बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब कुछ जगह पानी बहुत ऊपर उठ जाएगा और कुछ जगह शायद बिल्कुल शांत या फ्लैट हो जाएगा। हाँ, और यही जो मेसी, कॉम्प्लेक्स लेकिन अपने आप में बहुत ही लॉजिकल इंटरेक्शन है ना, आज की हमारी चर्चा का बेस यही है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण वाले सेशन में हमारा मिशन इसी कॉन्सेप्ट को डिकोड करना है। आज हम वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी पर चर्चा करेंगे। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो आर्यन फिजिक्स, रक्सौल के श्री राम सर द्वारा तैयार किए गए मास्टर नोट्स हैं। इनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 43 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं। पर हमारा उद्देश्य इन नोट्स को बस लाइन दर लाइन पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में विजुलाइज करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स या विज्ञान प्रेमी इसे सुन रहे हैं उन्हें फॉर्मूले रटने न पड़े। तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर प्रकाश यानी लाइट है क्या? ये कोई पार्टिकल है या फिर कोई वेव है? ये भौतिकी का सबसे क्लासिक सवाल है। यहाँ पर डी ब्रोगली का डुअल नेचर यानी दोहरी प्रकृति का कॉन्सेप्ट आता है। लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बर्ताव कर सकती है, लेकिन क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस इसके वेव नेचर पर होगा। अच्छा। हाँ, और लाइट वेव कैसे आगे बढ़ती है ये समझने के लिए नोट्स में जो सबसे पहला और जरूरी टर्म है वो है वेव फ्रंट या तरंगाग्र। सर के नोट्स में से एक कंटिन्यूअस लोकस बताया गया है जिसके सभी पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। एक सेकेंड, कंटिन्यूअस लोकस, ये तो थोड़ा मतलब भारी मैथमेटिकल टर्म लग रहा है। अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो क्या इसका मतलब एक ऐसी सतह है जहां हर चीज एक साथ एक ही स्टेट में मूव कर रही है? जैसे वो तालाब वाला उदाहरण था ना, वो जो एक गोल लहर पानी पर आगे बढ़ती है जिसके हर हिस्से पर पानी एक साथ ऊपर उठता है, क्या वही वेव फ्रंट है? हाँ, एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। फेज का मतलब ये है उनकी मोशन की स्टेट। अगर वेव का टॉप हिस्सा, जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं, वो बन रहा है तो उस वेव फ्रंट पर मौजूद हर एक पार्टिकल अपने क्रेस्ट पर ही होगा। सब एक ही ताल में चलते हैं। ये विजुलाइज करना काफी आसान है। और मैंने नोट्स में ये भी देखा कि लाइट का सोर्स कैसा है उसके आधार पर इन वेव फ्रंट्स का आकार भी बदल जाता है। बिल्कुल। अब जैसे अगर एक पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए एक छोटा सा बल्ब, तो लाइट हर दिशा में फैलेगी। इसलिए उससे बनने वाला वेव फ्रंट स्फेरिकल यानी गोलाकार होगा। और अगर सोर्स एक लंबी लाइन जैसा हो, जैसे कोई ट्यूबलाइट, तब उसे लीनियर सोर्स कहते हैं। और उसके चारों तरफ जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प केस तब बनता है जब सोर्स बहुत बहुत ज्यादा दूर हो। मतलब जैसे सूर्य, तो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते इतनी दूर का सफर तय कर चुकी होती हैं कि उस विशाल गोलाकार वेव फ्रंट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमें एकदम फ्लैट या समतल दिखने लगता है। सही कहा। और इसे ही प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। ये सारे वेव फ्रंट्स आगे कैसे बढ़ते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हाइगन्स के सिद्धांत ने समझाया था। उन्होंने बताया कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट खुद एक नया सोर्स बन जाता है। अरे वाह! हाँ, और इन नए छोटे सोर्सेस से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं जो आगे बढ़ती हैं। और जब इन सब छोटी वेव्स के ऊपरी हिस्सों को मिलाकर एक लाइन खींची जाती है ना, तो एक नया वेव फ्रंट मिल जाता है। ये तो आगे बढ़ने का बहुत ही लॉजिकल तरीका है। और इसी सफर में रिफ्रैक्शन या अपवर्तन भी होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। यहाँ मुझे नोट्स में एक बहुत ही कमाल की एग्जाम टिप दिखी। हाँ, वो फ्रीक्वेंसी वाली ना? बिल्कुल। जब लाइट मीडियम बदलती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, मतलब आवृत्ति क्यों नहीं बदलती? यही इन मास्टर नोट्स की खासियत है। इसमें साफ लिखा है कि फ्रीक्वेंसी इज स्टबर्न, यानी आवृत्ति जिद्दी होती है।
इसे ऐसे समझिए कि फ्रीक्वेंसी उस सोर्स की प्रॉपर्टी है जो लाइट पैदा कर रहा है। अच्छा, मीडियम की नहीं। रहेगी। फ्रीक्वेंसी इज स्टबर्न। जो भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं ये पॉइंट याद रखने लायक है। और एक और बात, कोई भी लाइट रे हमेशा इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर ही ट्रैवल करती है। बिल्कुल। तो अब जब हमें एक अकेली वेव का बिहेवियर समझ आ गया है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या होगा जब दो अलग-अलग वेव फ्रंट्स एक साथ एक ही दिशा में ट्रैवल करते हुए आपस में टकराएं? वापस वही तालाब में दो पत्थर फेंकने वाली बात। हाँ, और यहीं से इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जब दो लाइट वेव्स एक ही रास्ते पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं तो उनकी टोटल एनर्जी बढ़ जाती है। कुछ जगहों पर रोशनी बहुत तेज हो जाती है और कुछ जगहों पर एकदम अंधेरा छा जाता है। पर मुझे यहाँ एक डाउट है। अगर मुझे ये इंटरफेरेंस पैटर्न सच में देखना हो तो क्या मैं मार्केट से दो अलग-अलग लेजर पॉइंटर खरीद कर, मतलब सेम लाल रंग के, उन्हें एक स्क्रीन पर पॉइंट करके ये ब्राइट और डार्क पैटर्न बना सकती हूँ? और यहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। श्रीराम सर के नोट्स में लाल बॉक्स में बहुत क्लियरली लिखा है, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज। यानी दो अलग-अलग लेजर या बल्ब कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। कोहेरेंट मतलब जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो? हाँ, इंटरफेरेंस का स्थिर पैटर्न देखने के लिए दोनों वेव्स का कोहेरेंट होना जरूरी है। दो अलग लेजर्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपने हिसाब से रैंडमली लाइट निकालते हैं, तो उनका फेज बहुत तेजी से बदलता रहेगा। ओह, तो पैटर्न बनेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। इसलिए कोहेरेंट सोर्सेज हमेशा एक ही पेरेंट सोर्स से बनाए जाते हैं। एक ही लाइट बीम को दो हिस्सों में बांटना पड़ता है। समझ गए। और जब ये कोहेरेंट वेव्स मिलती हैं तो इंटरफेरेंस दो तरह का होता है। एक कंस्ट्रक्टिव, जहां दोनों वेव्स सेम फेज में मिलती हैं, मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पर गिरता है और वो जुड़कर मैक्सिमम इंटेंसिटी बनाते हैं। हाँ, जिसे ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव, जहां वो आउट ऑफ फेज होती हैं। एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पर गिरता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और अंधेरा हो जाता है। एकदम सही। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे क्लासिक उदाहरण है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी YDSC। इसमें एक मेन सोर्स के आगे दो बहुत ही बारीक स्लिट्स S1 और S2 रखी जाती हैं और सामने स्क्रीन पर ब्राइट डार्क पट्टियां, जिन्हें फ्रिंजेस कहते हैं, वो बनती हैं। लेकिन ये फ्रिंजेस तो बहुत ही छोटी होती होंगी। नोट्स में इनकी चौड़ाई के लिए, जिसे फ्रिंज विड्थ या बीटा कहते हैं, एक बड़ा जरूरी फॉर्मूला दिया है। बीटा इक्वल्स कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d। अगर किसी को ये पट्टियां ज्यादा चौड़ी और क्लियर देखनी हो तो इस फॉर्मूले का क्या इस्तेमाल है? देखिए, ये फॉर्मूला सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट को सेट करने का तरीका है। जो कैपिटल D है वो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी है। स्क्रीन जितनी दूर होगी पट्टियां उतनी चौड़ी होंगी। दूसरा है लैम्डा यानी वेवलेंथ। अगर हम नीले रंग की बजाय लाल लाइट का इस्तेमाल करें जिसका लैम्डा ज्यादा होता है तो फ्रिंजेस और चौड़ी हो जाएंगी। और वो जो स्मॉल d है, स्लिट्स के बीच की दूरी, वो इनवर्स रिलेशन में है, यानी स्लिट्स एक दूसरे के जितना पास होंगी उनके बीच का गैप जितना कम होगा फ्रिंज विड्थ उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। वाह, ये विजुलाइज करना काफी हेल्पफुल है। अच्छा, नोट्स में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का भी जिक्र है। इसमें एक इंटरफेरेंस टर्म है 2√I1 I2 cos phi। ये क्या है? असल में जब दो वेव्स मिलती हैं तो उनकी टोटल इंटेंसिटी सिर्फ I1 प्लस I2 नहीं होती। ये जो एक्स्ट्रा टर्म है 2√I1 I2 cos phi, यही तय करती है कि कहाँ ब्राइट बनेगा और कहाँ डार्क। अगर वेव्स इनकोहेरेंट है तो इस cos phi का एवरेज 0 हो जाता है। और तब कोई पैटर्न नहीं बनता, बस हर जगह एक समान उजाला रहता है। बिल्कुल। यहाँ फ्रिस्नेल का बाइप्रिज्म और लॉयड्स मिरर का भी जिक्र है। लॉयड्स मिरर के बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है। यंग्स एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में हमेशा एक ब्राइट फ्रिंज बनती है क्योंकि दोनों वेव्स बराबर दूरी तय करती हैं, लेकिन लॉयड्स मिरर में सेंटर पर हमेशा डार्क फ्रिंज बनती है। ऐसा क्यों? ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। लॉयड्स मिरर सेटअप में एक असली सोर्स होता है और दूसरी वेव उसी सोर्स से निकलकर एक मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट होके आती है। अब फिजिक्स का एक नियम है, जब भी कोई वेव किसी डेंसर मीडियम जैसे कांच के मिरर से टकराकर लौटती है तो उसमें अपने आप पाए का फेस चेंज आ जाता है। एक सेकेंड, इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं।
अगर हम एक रस्सी को दीवार से बांधकर उसमें लहर बनाएं, तो जब वो लहर दीवार से टकराती है, वो पलटकर उल्टी होकर वापस आती है ना। मतलब ऊपर वाला हिस्सा टकराकर नीचे की तरफ से लौटता है। क्या लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। वो रिफ्लेक्शन तुरंत आधी वेवलेंथ का डिफरेंस उस वेव में डाल देता है। तो जो वेव मिरर से टकराकर सेंटर पर पहुंची, वो पहले से ही उल्टी हो चुकी है। ओह, तो जब ओरिजिनल वेव और ये उल्टी वेव सेंटर पर मिलती हैं तो कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है और वहां अंधेरा हो जाता है। हाँ, और ऐसी ही छोटी छोटी डिटेल्स एग्जाम्स में रैंक डिसाइड करती हैं। ये सच में कमाल का पॉइंट था। तो अब तक हमने देखा कि तरंगे आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, लेकिन क्या हो अगर लाइट सीधे आगे बढ़ रही हो और उसके रास्ते में कोई छोटी सी रुकावट आ जाए या उसे किसी बहुत ही छोटे छेद से गुजरना पड़े? यहाँ से डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन का खेल शुरू होता है। आमतौर पर हमें लगता है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। अगर रास्ते में कुछ आ जाए तो पीछे एक शार्प परछाई बननी चाहिए। लेकिन जब लाइट किसी बहुत छोटी रुकावट के किनारों से गुजरती है तो वो थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ जाती है। मुड़ जाती है? हाँ, वो ज्यामितीय तौर पर वहां भी फैल जाती है जहां अंधेरा होना चाहिए था। इसी किनारों से मुड़ने की घटना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसे अगर मैं आवाज से जोड़कर देखूं, जैसे अगर किसी भीड़ वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा सा ही खुला हो तो भी अंदर की आवाज किनारों से मुड़कर बाहर काफी दूर तक फैल जाती है। लाइट भी यही करती है। एकदम वही, बस लाइट की वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें वो मुड़ना आसानी से दिखाई नहीं देता। अच्छा, और ये जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का पैटर्न है, ये यंग्स वाले पैटर्न से अलग कैसे होता है? बहुत अलग होता है। सिंगल स्लिट में सेंटर में एक बहुत चौड़ी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है और इसकी चौड़ाई बाकी सभी सेकेंडरी फ्रिंजेस के मुकाबले ठीक दोगुनी होती है। इसका फॉर्मूला है 2D λ/a, जहां a उस स्लिट की चौड़ाई है। और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं, आगे की पट्टियां धुंधली और कमजोर होती जाती हैं। पर नोट्स में एक जगह लिखा है कि डिफ्रैक्शन को साफ देखने के लिए उस छेद या स्लिट का साइज लाइट की वेवलेंथ के लगभग बराबर होना चाहिए। हाँ, अगर दरवाजा बहुत बड़ा होगा तो लाइट बस सीधी निकल जाएगी और मुड़ने का पता ही नहीं चलेगा। और इसी बात को फ्रेशनेल डिस्टेंस समझाता है ना, जिसका फॉर्मूला है a²/λ। ये वो दूरी है जहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है। मतलब इसके बाद लाइट का वेव नेचर हावी हो जाता है और डिफ्रैक्शन की वजह से बीम फैलने लगती है। बिल्कुल, और पता है यही लाइट का फैलना हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की देखने की क्षमता को लिमिट कर देता है, जिसे हम रिजॉल्विंग पावर या विभेदन क्षमता कहते हैं। मतलब दो बहुत पास रखी चीजों को अलग अलग देख पाने की क्षमता। इसमें डिफ्रैक्शन रुकावट कैसे बनता है? देखिए, कोई भी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप ले लीजिए, उसका जो लेंस होता है वो एक छेद या एपर्चर की तरह काम करता है। जब रोशनी उस लेंस से अंदर आती है तो किनारों से मुड़ने की वजह से ऑब्जेक्ट का इमेज एक परफेक्ट शार्प डॉट नहीं बनता। तो क्या बनता है? वो फैलकर एक ब्लरी डिस्क बन जाता है, जिसे एरी डिस्क कहते हैं। अब मान लीजिए आसमान में दो तारे हैं, एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो लेंस के अंदर उनकी दोनों ब्लरी डिस्क्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगी और वो दो अलग तारों की जगह सिर्फ एक बड़ा सा धब्बा दिखेंगे। ओह, तो इंस्ट्रूमेंट फेल हो गया उन्हें रिजॉल्व करने में? यहां पर फिर रेले का क्राइटेरियन आता है, जस्ट रिजॉल्व वाला पॉइंट। ये मैथमेटिकली कैसे तय होता है? रेले ने बहुत सटीक परिभाषा दी। जब पहले ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न का ठीक सेंटर यानी सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे ऑब्जेक्ट के पैटर्न के पहले डार्क सर्कल यानी फर्स्ट मिनिमम पर गिरता है, तब इंस्ट्रूमेंट उन्हें जस्ट रिजॉल्व कर पाता है। अगर वो जरा सा भी और पास आए तो दोनों पैटर्न मिलकर एक हो जाएंगे। नोट्स में टेलीस्कोप के रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है D/1.22 लैम्डा, जहां D टेलीस्कोप के लेंस का डायामीटर है। मतलब अगर हमें इस ब्लर होने वाले असर को कम करना है तो लेंस का आकार बड़ा करना पड़ेगा। एकदम सही। इसीलिए एस्ट्रोनॉमी में जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में इतने विशाल शीशे लगाए जाते हैं। डायमीटर जितना बड़ा होगा, रोशनी उतनी कम फैलेगी, रिजॉल्विंग पावर उतनी बेहतर होगी और दूर की गैलेक्सीज बिल्कुल क्लियर और अलग-अलग दिखाई देंगे। और माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, 2μ sin θ/λ। यहाँ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब अगर हम स्लाइड और लेंस के बीच थोड़ा सा तेल या ऑयल डाल दें जिससे म्यू बढ़ जाए तो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन और प्रैक्टिकल तरीका है जो लैब्स में इस्तेमाल होता है। ये वाकई अमेजिंग है।
तो अब हमने विवर्तन या डिफ्रैक्शन में लाइट का फैलना देख लिया। अब चर्चा के आखिरी चरण की तरफ बढ़ते हैं। क्या इस फैली हुई लाइट को किसी एक दिशा में रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, और इसी प्रक्रिया को पोलराइजेशन या ध्रुवण कहते हैं। अनपोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में आखिर क्या फर्क होता है? जो आम रोशनी होती है, जैसे बल्ब या सूरज की, वो अनपोलराइज्ड होती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस लाइट के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर तो होते हैं, लेकिन वो हर संभव एंगल और दिशा में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। हर दिशा में झटके खा रहे होते हैं। हाँ, लेकिन जब हम इस लाइट को एक स्पेशल फिल्टर, जिसे पोलराइजर कहते हैं, जैसे टूरमलाइन क्रिस्टल, उससे गुजारते हैं, तो वो फिल्टर सिर्फ एक ही लाइन या दिशा वाले वाइब्रेशंस को आगे जाने देता है, बाकी सबको ब्लॉक कर देता है। इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। मैं रोजमर्रा की चीजों से जोड़ूं, मान लीजिए मेरे हाथ में एक लंबी रस्सी है जो सामने एक लकड़ी के बाड़े या फेंस के एक पतले वर्टिकल छेद से गुजर रही है। अगर मैं रस्सी को ऊपर नीचे हिलाऊं तो वेव उस छेद से आसानी से निकल जाएगी, पर अगर मैं रस्सी को दाएं बाएं हिलाऊं तो वो बाड़ा उस वेव को वहीं रोक देगा। क्या एक पोलरॉइड फिल्टर भी लाइट के साथ यही करता है? एकदम परफेक्ट एनालॉजी। पोलरॉइड्स बिल्कुल यही करते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है हमारे सनग्लासेस में, जो हम धूप में पहनते हैं। हाँ, सड़क या पानी की सतह से टकराकर जो रोशनी हमारी आंखों पर आती है, उसमें बहुत ग्लेयर या चकाचौंध होती है। पोलरॉइड्स उन खास वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर देते हैं जो एक ग्लेयर पैदा करते हैं। इस प्रोसेस को सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन या डाइक्रोइज्म भी कहा जाता है। समझी। और इसके लिए मेलिस का नियम भी है, I = I0 cos squared थीटा। उसके आगे एक और फिल्टर लगाकर उसे घुमाते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी cos स्क्वायर थीटा के हिसाब से कम ज्यादा होगी। अगर दूसरा फिल्टर पहले वाले के ठीक 90 डिग्री पर हो गया तो cos 90 0 हो जाएगा। मतलब आगे कोई लाइट नहीं जाएगी, पूरा अंधेरा। बिल्कुल। और पता है, बिना फिल्टर के भी लाइट को पोलराइज करने का एक प्राकृतिक तरीका है, जिसे ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। अच्छा, वो कैसे काम करता है? जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी पारदर्शी सतह जैसे पानी या कांच पर एक खास एंगल पर गिरती है, तो जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस आती है वो पूरी तरह से पोलराइज्ड होती है। इसका नियम है μ = tan IP। यानी उस पोलराइजिंग एंगल का टैंजेंट सीधे उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। हाँ, बहुत खूब। अब नोट्स के आखिरी हिस्से पर आते हैं। पॉइंट नंबर 42, डॉपलर इफेक्ट। आवाज़ के मामले में तो हमने इसे अक्सर महसूस किया है। जैसे जब कोई ट्रेन हॉर्न बजाते हुए हमारे पास आती है तो उसकी आवाज़ तेज़ और पतली हो जाती है, और जब दूर जाती है तो आवाज़ भारी हो जाती है। लाइट के साथ ये कैसे काम करता है? लाइट के साथ भी मैकेनिज्म लगभग वही है। जब लाइट पैदा करने वाला सोर्स और उसे देखने वाला ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ आते हैं या दूर जाते हैं, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी में एक आभासी या अपेरेंट बदलाव महसूस होता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, V' = V ब्रैकेट में 1 ± V/c। ये फॉर्मूले में जो प्लस माइनस है, इस साइन कन्वेंशन को याद रखने का कोई आसान तरीका है क्या? बहुत आसान है। लॉजिक लगाइए, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर पास आ रहे हैं तो प्रति सेकंड पहुंचने वाली वेव्स की गिनती बढ़ जाएगी ना? हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ी भी लगेगी। तो बढ़ाने के लिए फॉर्मूले में हम प्लस साइन लगाएंगे, और अगर वो दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी घटी हुई महसूस होगी, तो वहां माइनस साइन आएगा। ये तो काफी सीधा लॉजिक है। तो आज के सेशन में हमने बहुत से जरूरी पॉइंट्स कवर किए। वेव फ्रंट्स की बुनियादी समझ से लेकर इंटरफेरेंस के पैटर्न्स, डिफ्रैक्शन में रोशनी का मुड़ना, पोलराइजेशन के फिल्टर्स और आखिर में डॉपलर इफेक्ट। इन मास्टर नोट्स ने ये साबित कर दिया कि फॉर्मूले सिर्फ रटने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को डिकोड करने के टूल्स होते हैं। बिल्कुल। जब तक हम किसी कॉन्सेप्ट के पीछे का क्यों और कैसे नहीं समझते, तब तक वो सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ही विज्ञान को दिलचस्प बनाते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो इस चर्चा को यहीं खत्म करने से पहले जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने अभी डॉपलर इफेक्ट की बात की, जहां सोर्स के दूर जाने पर फ्रीक्वेंसी घट जाती है और वेवलेंथ खिंचकर लंबी हो जाती है। हाँ, जरा सोचिए, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। मतलब सारी दूर की गैलेक्सीज हमसे और दूर जा रही हैं। बिल्कुल। तो उन गैलेक्सीज से जो रोशनी हम तक आ रही है, उस पर भी डॉपलर इफेक्ट लागू होता है। उनकी रोशनी की वेव इस फैलाव की वजह से लगातार खिंच रही हैं और कलर स्पेक्ट्रम में वो लाल रंग की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसे ही कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट कहते हैं। अरे वाह! हाँ,
और वैज्ञानिक इसी रेड शिफ्ट को नापकर पता लगाते हैं कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से बड़ा हो रहा है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो सोचिएगा कि वो तारों की रोशनी आप तक पहुंचने के सफर में कैसे और कितनी खिंच चुकी है। इसी सोच के साथ हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। एक्सप्लोर करते रहिए।